सियासी जमातों के सरबराहान भी मौजूद थे और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और अंडर दी चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में जो है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो ब्रीफ़ किया गया पार्टिसिपेंट्स को। जो सूरत हाल जो है वो टीटीपी के हवाले से या अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है बॉर्डर के ऊपर, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी जो है वो डिस्कशन हुई है। उसके ऊपर एक जो है वो तफसीली या डिटेल्ड जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो अभी जो है वो जारी की जाएगी। तो उसमें जो है वो ब्रीफिंग के अलावा जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने जो है वो मशवरों से जो है वो वहाँ पे उन्होंने बात की है। तो इसमें एक तो ये है कि आज इस पार्लिमानी कमेटी में ये फ़ैसला किया गया है कि इस तरह की ब्रीफिंग और इस तरह का जो ऑन बोर्ड लेना है वो पार्लियामेंट को भी जो है वो इजलास बुलाया जाएगा इन कैमरा, और उसमें कायदेवान प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस को जो है वो ऑन बोर्ड लेंगे और इस ब्रीफिंग से जो है वो तमाम पार्लियामेंट के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो आगाह किया जाएगा और पार्लियामेंट की ओनरशिप में और गाइडेंस में जो है ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और एक बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और अमन जो है उसे अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जो है वो हासिल किया जाएगा। तो इस बारे में जो प्रेस रिलीज़ है वो अभी थोड़ी देर में जो है वो जारी हो जाएगा। दूसरा जिस मामले पे मैं बात करनी चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं नैब में जो रिफॉर्म्स हुई हैं। तो उसके मतलब आज भी उन्होंने जो है वो बात की है और आज जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने न्यूट्रल से कहा था कि मुझे ना हटाया जाए और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हम किसी सूरत भी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। तो भाई ये फिर इससे पहले जो तुम कौम के साथ फ्रॉड करते रहे हो, कौम के साथ ये बात करते रहे हो कि जी वो एक साजिश है, उस साजिश के नतीजे में जो है वो मुझे जो है वो हटाया गया है। अब ये तुम बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जो है वो जब वो बात तुम्हारी नहीं चल सकता कि एक मुख्तलिफ जो है वो बात लेके आ गए हो। और जहाँ तक नैब लाज में रिफॉर्म्स का तल्लक है, वो भाई ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है, तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अब अगर रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है तो इसका फ़ायदा जो हो आपको पहुँचेगा। आपकी जो वो है फराह गोगी उसको पहुँचेगा। आपके साथ वो जो एहसन जमील गुजर साहब जो आपके फ्रंट मैन के तौर पे उन दोनों मियाँ बीवी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो आना जाना एज फैमिली मेम्बर था। उनका कोई रिकॉर्ड ना आने का ना जाने का वो इसलिए नहीं था कि उनके मतलब ये कहा गया था कि ये फैमिली के मेंबर हैं,
इसलिए इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने या जाने से जो है वो ना सिर्फ इनको ना रोका जाए, ना इनका जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ये बुज़दार साहब को फ़ायदा होगा कि वो उनका रिमांड जो है वो उनको 90 दिन का रिमांड जो है वो नहीं काटना पड़ेगा। अब ये आपके लोगों को, आपके फ्रंट मैनों को, आपके इर्द गिर्द जो माफिया था जिसने 3.5-4 साल जो है वो मुल्क को लूटा है, और इस अंदाज से लूटा कि जहाँ कहीं जो है वो हाथ डालते हैं या पताजोई करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपके फ्रंट मैनों का जो है वो नाम निकलता है। बनी गाला अगर देखते हैं तो वहाँ पे 240 कनाल अराजी जो है वो निकल आती है। अगर वो अलकादर ट्रस्ट देखते हैं तो वहाँ पे आज इस बात को जो है वो 10 दिन हो गए, मैंने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ये बात की है आपसे मुतल्लक कि आपने एक जो है वो बंदे का 50 अरब रुपया जो है, जो कि इंग्लैंड से, यूके से वापस आना था कौमी ख़जाने में, जो पाकिस्तान के लोगों की मलकियत थी, जो वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में या इलीगल चैनल्स के ज़रिए से वहाँ पे गया, वहाँ पे वो पैसा पकड़ा गया और NCA के कानून के मुताबिक जो है वो पैसा जो है वो क्योंकि पाकिस्तान से गया इसलिए वो पाकिस्तान की जो है वो प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान का एसेट था, वो पाकिस्तान के जो है वो अकाउंट में, पाकिस्तान के एक्शन में जो है वो आना था। आपने सिर्फ 5 अरब रुपया आपने ख़ुद हासिल किया और 2 के मतलब जो है वो आपका जो फ्रंट मैन था शहजाद अकबर, तो आपने 7 अरब हासिल करके तो कौम का जो है वो 43 अरब रुपए का जो है वो आपने जो है वो नुकसान किया, और वो रकम जो है वो उसके लाइबिलिटी अकाउंट में या जो फ़ाइन अकाउंट है उसमें आपने जो है वो एडजस्ट करवाई। आपने इसके ऊपर आज तक बात की है। 240 कनाल अराजी जो है वो आपने जो है वो फरा गोगी के नाम के ऊपर आपने यहाँ बनी गाला में जो है वो आपने ली है। आपने इस बात का जवाब दिया है कि वो जो अराजी है वो बैरिया टाउन से किस खाते में जो है वो उसके नाम आई। अल कादर जो ट्रस्ट है उसमें आप हैं और आपकी अहलिया मोहतरमा है, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा जो है उसका ट्रस्टी नहीं है। और वहाँ पे जो 458 कनाल अराजी जो हासिल की गई है और ये दोनों की मलकियत जो है तकरीबन कोई 5-6 अरब रुपए के बराबर जो है वो बनती है। आपने किस खाते में ये हासिल किए, किस चक्र में जो है वो आपको ये दिए गए हैं? और वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है सारा कुछ जो है उसका भी आपके साथ जो है वो मुआहदा किया गया है। और ये उन्हीं दिनों में जो है वो किया गया है जब आपने 50 अरब रुपया जो है उसका उनको बेनिफिट दिया, तो उसके साथ ही जो है ये सारा जो है ये शुरू हो गया। आपने इस बात का तो पिछले 10 दिन में जो है वो जवाब नहीं दिया। फेडमिक है, फेडमिक में वहाँ पे मालूम हुआ कि जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है वहाँ पे कोई 10 एकड़ का बड़ी उजलत में और बड़ा जो है वो ज़ोर से जो है वो कब्ज़ा लेके दिया गया है। कोई मोइज़ जो है वो फूड जो है वो कोई इंटरप्राइजेज़ है, तो वो जब उसका पता किया गया तो उसमें भी जो है वो उसके जो 2 डायरेक्टर हैं वो 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और उस 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में जब उसको पीछे देखा गया कि भाई यहाँ पे क्या उजलत थी, क्या मामला था, तो उसमें भी जो है वो फ़र्द शहज़ादी का नाम जो है वो निकला है और दूसरा नाम जो है वो बुशरा खान का है। उस मोइज़ इंटरप्राइजेज़ के सिर्फ 2 जो है वो डायरेक्टर हैं। और इसी तरह से यानी पोस्टिंग ट्रांसफ़र में हर जगह पे आपके जो फ्रंट मैन हैं उन्होंने घरों में पैसे गिनने के लिए मशीनें रखी हुई थी, यानी वो चेक के लिए तो पैसे लेते नहीं थे। तो ये हालत थी आपकी। तो मामला ये है कि अगर नैब लाज में कोई रिफॉर्म्स की गई हैं तो वो उनका अगर बेनिफिट होना तो आपको होना है। हमारे लोगों के ख़िलाफ़ तो 90 दिन का रिमांड भी हुआ और उसके बाद जो है वो आपने केसेस भी चलाए। आप मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि नैब लाज को अमेंड करने की वजह से जो है वो अब कोई पकड़ा नहीं जा सकेगा, तो भाई आप नहीं पकड़े जा सके, आपको खुश होना चाहिए। अगर हमारी बात आप करते हैं तो आप बताएं ना कि 3.5-4 सालों में आपने नैब लाज में, उस वक्त तो अमेंडमेंट नहीं थी, उस वक्त तो 90 दिन का रिमांड था, उस वक्त तो सारी वो चीज़ें थी जिनके ऊपर आप इतराज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके बावजूद जो है आपने क्या साबित किया आपने?
यानी 3.5 पौने 4 साल में नैब लॉ के बावजूद आपने किसके ऊपर कोई केस जो है वो साबित किया? अब आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। वो कौन से हैं 70 केसेस में? उनका कोई जिक्र तो फरमाएं। आप खुद से ही जो है वो 70 की तादाद आपने बना दी है। आपने नैब में उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए। उन केसेस में जब उनका मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा, जो वहाँ पे 5 जजेस का जो लार्जर बेंच था, उस बेंच में मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे बेंच के इस्तफसार के ऊपर बाकायदा वहाँ पे नैब ने ये बयान दिया कि जी करप्शन का तो हमारा इल्ज़ाम ही नहीं है, हम इसमें कोई करप्शन की जो है वो हम जो है वो बात जो है वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर जब उनकी बेल हो गई तो आपने वही केस उठा के जो है वो आपने FIA को दे दिया। यानी आप इस तरह से जो है वो अदारों को मिसयूज़ करते रहे और कानून को जो है वो आप जितनी भी सख्ती से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे, तो उसके नतीजे में क्या आपने साबित किया? जो चीज़ आप 3.5 पौने 4 सालों में साबित नहीं कर सके, अब आप उसके ऊपर कौन सी बात कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें जो है ये अब साबित नहीं हो सकेगी। इससे पहले आपने क्या साबित किया? आपने वहाँ पे जजेस लगाने की जो बात की, मामला ये है कि आप रिटायर्ड लोगों को, यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को आपने कानून बनाया कि उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है मुराद दी जाए और उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो है वो जज लगाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो आपकी जो है वो आपके इंतकाम पे मबनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं और वो जो है वो सज़ाएं दें। इस मकसद के लिए आपने लेजिस्लेशन की थी, तो वो ठीक है, वो आप एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे और उस इंतकामी कार्रवाई को रेजिस्ट करना, अगर हमारे ख़िलाफ़ आपने झूठे केसेस बनाए हैं तो उन झूठे केसेस को जो है वो गलत साबित करना ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। इसके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं कि जी वो देखें जी वो सज़ा से जो है वो बचना चाहते थे और सज़ा से बचने के लिए उन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद तो आपके ख़िलाफ़ किया, आपके जो है वो अलाइज ने, यानी अदम एतमाद का वही वोट। ये बात पेश नज़र रहे कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसमें पीपल्स पार्टी प्लस PMLN और प्लस JUIF, ये तकरीबन 156 वोट बनते हैं कौमी असम्बली में, 84 प्लस 16 प्लस 56, ये राउंड अबाउट। और जो PTI के वोट हैं वो भी इतने ही हैं, वो भी 155 है या 156 है। बाकी जिन वोटों को लेके इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, सेम उन्हीं वोटों के साथ जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। कोई एक वोट का भी उसमें जो है वो फ़र्क नहीं है। ये कहना कि हमने, ये आपके इल्म में है कि हमने कोई PTI के जो ठीक है जो लोग मुनरिफ थे, जो PTI के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों के वो लोग भी इनके ख़िलाफ़ खड़े थे, लेकिन क्या वो अब खड़े हुए? राजा रियाज या समी गिलानी या अपना नूर आलम, क्या वो अब उन्होंने इनकी जो है वो मुखालफत शुरू? वो तो पिछले 2 साल से जो है वो इनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे। वो पिछले 2 साल से जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहे थे और वो हमें कहा करते थे कि जी आप जो है वो अपोजिशन जो है वो कोई स्टेप नहीं ले रही, ये पागल आदमी है, ये मुल्क को तबाह कर रहा है, इसकी ये पॉलिसीज़ हैं, ये इंतकाम में इस हद तक जा चुका है, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो वो लोग तो हमें कहते थे। तो मामला ये है कि ये जो इन्होंने जो है ये नैब लाज के ऊपर जो है जो अमेंडमेंट्स किए, उसके ऊपर जो ये बयानियाँ बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर वाज़े कर दूं कि आप जो नैब का इस वक्त एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसको आप जो है वो पूरी तरह से उसका आप जायज़ा ले लें। 85% उसमें वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स PTI की गवर्नमेंट ने अपने दौर में मुख्तलिफ यानी मरहलों पे जो है वो 3 ऑर्डिनेंसेस में जो है वो लाए थे, ये नाफिज किए थे, और उनमें कारोबारी जो तबका है उसके एतराज़ात थे,
ब्यूरोक्रेट्स के एतराज़ात थे, उनकी बाकायदा एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी थी, बिजनेसमैन की जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंसेस लाए थे, उनको हमने जो है वो कैरी किया है। और इसके अलावा जो 3 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर इनको एतराज़ है, जो रिमांड है, 90 दिन का रिमांड था, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 घंटे भी नहीं होती थी, लोगों को डंप कर देते थे वहाँ पे जाके। और बाज़ केसेस में ख़ास तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटी के केसेस होते थे उनमें बाकायदा सौदेबाजी करते थे। ये जो नैब कह रहा था ना कि जी इतने अरब हमने जो है वो रिकवर कर लिया, बताएं किसी सियासतदान से या सियासतदानों से उन्होंने क्या रिकवर किया, या सियासतदानों के ख़िलाफ़ कौन से उन्होंने केस जो है वो प्रूव किए हैं। मास वाइज के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। ये सारे जो पैसे थे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के थे, और वहाँ पे जो है वो जितना रिकवर किया उससे दुगना जो है वो नैब के लोगों की जेबों में जो है वो गया है। तो इसके ऊपर तमाम यानी अदालत उज़्मा की भी और अदालत आलिया की भी जो है वो 20 फैसले हैं कि जिसमें यह कहा गया कि ये काला कानून है और ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि 90 दिन तक जो है वो लोगों को रिमांड पे रखा जाए, और फिर 90 दिन के बाद भी चालान पेश नहीं किया जाता था। यानी ऐसा भी हुआ, ऐसे केसेस जो हैं मौजूद हैं कि 90 दिन रिमांड, 90 दिन के बाद जब बंदे को जेल भेजा गया, बंदा साल 1.5 साल जेल में रहा, चालान अभी तक जो है वो नैब ने जो है वो पेश नहीं किया। तो क्या अगर हमने इस इलीगैलिटी को और इस जो ब्लैक साइड ऑफ लॉ है इसको अगर हमने करेक्ट किया है तो क्या हमने अपने लिए किया? हम तो ये सारा कुछ जो है वो भुगत चुके हैं, ये रिमांड भी भुगत चुके हैं, और चालान के इंतज़ार में जो है वो महीनों सालों जो है वो जेलें भी हमारे लोग जो है वो काट चुके हैं। और ये कोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन थी जिसके ऊपर जो है वो CRPC को नाफिज किया, और रिमांड जो है जिस तरह से बाकी दूसरे केसेस में है उसकी रिमांड का अरसा जो है वो 14 दिन है। आप भाई तफ्तीश करें, तफ्तीश करके आप सबूत लाएं, उसके बाद अपना केस प्रूव करें, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो है वो आदमी को अरेस्ट करें, और विदिन 14 डेज जो है न सिर्फ अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करें बल्कि चालान भी पेश करें जो है वो कानून का तकाजा है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी अब नैब को साबित करना पड़ेगा, ये फरमा रहे थे कि जी अब तो ये चीज़ भी नैब को साबित करना पड़ेगी, ये चीज़ भी नैब को। वो भाई नैब अगर एक आदमी को उसकी आज़ादी सल्ब करती है, उसको गिरफ़्तार करती है इस एलिगेशन के साथ कि भी आपने ये जुर्म किया है, तो फिर साबित कौन करेगा? साबित को आगे और करेगा कोई? जिसने ये जो है वो अमल करना है, जिस एजेंसी ने, वही साबित करेगी। और ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। ये पूरी दुनिया में आप देख लें और तमाम लाज को देख लें कि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा जो है वो कंप्लेनेंट के साथ होता है, प्रोसिक्यूशन की जो है वो साइड पे होता है। और फिर ये कोई हमने खुद से जो है वो कोई बात नहीं निकाली, बाकायदा जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसकी रिकमेंडेशंस हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है अगर इसको प्रोसिक्यूशन शिफ्ट किया जाता है दूसरी साइड पे जो है तो वो ये अन इस्लामिक है, ये गैर शरई है। ये बाकायदा जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो मौजूद हैं इसकी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की, तो उसको हमने उस रिकमेंडेशन को जो है वो हमने एक्सेप्ट किया है। दूसरा ये है कि जहाँ तक बेल का ताल्लुक है, आप मुझे बताएं कि बेल जो है, क्या बेल का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट ने हासिल कर दिया है, या हमने बेल का इख्तियार जो है वो मुलज़म को दे दिया है कि जी अब मुलज़म जो है वो अपनी बेल जो है वो हासिल कर सकेगा? हालांकि आप ये देख लें कि आप खुद जो है वो उस इख्तियार को या उस सहूलत को आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहले तो कहते थे कि जी हम इनकलाब लाने के लिए जो है वो निकले हैं, तो अब जो इनकलाब जो है वो बाज़मानत हो जाए तो वो फिर क्या इनकलाब जो है वो लेके आएगा? अब आप सारे उधर लाहौर में इधर सारे आप भागे फिरते हैं, गौल के गौल जो है वो जाके अदालतों से जो है वो आप अपनी जो है वो ज़मानतें हासिल कर रहे हैं। तो ये ज़मानत का इख्तियार जो है ये कोर्ट को दिया गया है। अदालत जो है अगर ये मुनासिब समझे तो किसी भी केस में ज़मानत ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच से लेके हाई कोर्ट्स के बेंचेस का कि ये मुतअद्दिद फ़ैसले हैं
कि बेल का इख्तियार जो है वो अदालत के पास होना चाहिए, और अगर बेल का इख्तियार ना हो तो अदालत जो है वो एक्स्ट्रा जो जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, रिट, यानी वो मामला, वो रिलीफ जो किसी कानून में ना हो लेकिन अदालत ये समझे कि ये इंसाफ का तकाजा है, तो फिर आइन जो है वो परमिट करता है, आइन अलाउ करता है अदालत आलिया को भी, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, कि वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो है वो उस रिलीफ को दे सकते हैं। तो अदालतें जो हैं वो हमारे लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में, रेट में जो है वो बेल देती रही हैं, जबकि बेल का कानून नहीं था। तो ये अदालतों का जो है ये सारा जो था ये मुतालबा तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अदालतों का ये हुक्म था, और लेजिस्लेचर्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये उनका ये फ़र्ज़ था कि वो इन चीज़ों को देखते और उसके मुताबिक जो है वो बेल का जो है वो इख्तियार दिया गया है। तो ये जी अवैस अभी जी मोहतरमा को नहीं आप बात कर रहे हैं, अवैस क्या नहीं सर सब हल्की सी बात करेंगे, क्योंकि प्रेस रिलीज आ रही है, टीटीपी के साथ क्या मुज़ाकरात कंटिन्यू होंगे, और स्पेशली तौर पर जो उनकी तरफ से मुतालबा आ रहा था कि कबायली इलाकों का फाटा का स्टेटस बहाल किया जाए, तो क्या वो एक्सेप्ट होगा या नहीं? पार्लियामेंट में फैसला होगा। देखें जी, देखें ये फैसला तो खैर पार्लियामेंट में होगा, और इसके बारे में जो भी बातचीत होगी या जो बातचीत हुई है, हो रही है, उसके मतलब कोई भी हतमी फैसला जो है वो तो पार्लियामेंट ही मजाज है। लेकिन मामला ये है कि कोई ऐसा मुतालबा जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उस मुतालबे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो। और राणा साहब आए रोज जो है नो दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इमरान खान के हवाले से, जी ये इमरान खान के हवाले से आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बताएं नहीं तो इमरान खान साहब जो रोज़ क्या कर रहे हैं वो, अवैस 2 सवाल हो गए यार। ये है कि इमरान खान साहब जो रोज़ कर रहे हैं, मकबूल क्या कर रहे हैं आप? अवैस हो गया ना सवाल। जी खालिद साहब बात करें, खालिद साहब मैं दे रही हूँ। उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, बहुत सारे मुकदमा जो हैं वो आपकी पार्टी के खिलाफ उन्होंने दर्ज किए, क्या आप उनके खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? दूसरा, एक खातून ने आज कौमी असम्बली की जो कामा कमेटी है वहाँ पर दरखास्त की है, PAC में एक खातून ने दरखास्त दी है चेयरमैन नैब के खिलाफ, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? जी देखें, जो दरख्वास्त दी गई है पार्लियामानी कमेटी में या किसी और जगह पे, तो कानून के मुताबिक जो लीगल तकाजा है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो कार्रवाई होती है तो वो फिर उसमें इमरान खान साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आपके इल्म में होगा कि वो तैयबा गुल नामी जो खातून है, उन्होंने पोर्टल के ऊपर जो है वो दी थी एक एप्लीकेशन, और उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन नैब जो है वो हरास कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले उसका जवाब ये दिया कि जी ये मामला जो है ये सब जुडिस है, तो हमारे ये इख्तियार में नहीं है। उसके बाद फिर इनको ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उन्होंने उसे बुलाया, बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में वज़ीर आज़म ख़ुद मौजूद थे, आज़म खान मौजूद थे, और एक चैनल के जो है वो सरबरा या मालिक जो है वो मौजूद थे। वहाँ पे उस खातून से बात करके बाकायदा ये तय किया गया कि अब इस वीडियो को जो है वो किस तरह से जो है वो ऑन एयर किया जाएगा। ऑन एयर किया गया। ऑन एयर करने के बाद फिर उसको चेयरमैन को कंप्रोमाइज़ किया गया, अंडर प्रेशर लाया गया, और उसके बाद वही चेयरमैन जो पहले ये कहते थे कि अगर मैं 10-15 लोगों को गिरफ़्तार कर लूँ तो मौजूदा हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी, और उन 10-15 लोगों में एक आदमी तो ऐसा है कि मुझे ये ख़तरा है कि अगर उसे गिरफ़्तार किया गया तो उसकी सेहत बहुत कमज़ोर है, उसे कुछ हो ना जाए। तो फिर वही चेयरमैन जो है वो बाद में फिर वो ना 15 बंदों को अरेस्ट कर सके, ना वो जो है वो कोई केस बना सके। तो ये बात वहाँ से शुरू होती है। अब इसमें आप सिर्फ कहें कि जी चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भाई क्यों चेयरमैन के ख़िलाफ़ क्यों होनी चाहिए? चेयरमैन का जब वहाँ से जहाँ से उसका किरदार शुरू होता है उसके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश की और उस साजिश के नतीजे में जो है वो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ की, एक अदारे को जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, उसे मिसयूज़ किया, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी तो होना चाहिए ना।
अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी ये देखें जी रिमांड कम हो गया जी, ये देखें जी ये चीज़ हो गई। वो भाई ये आपके लिए हुआ है ना, अब हमने तो सारा भुगता है। तो अब आपको अगर ये राहत मिल रही है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नैब जब मेरिट पे काम करेगी तो 14 दिन के रिमांड के बावजूद जो है वो साबित कर सकेगी अगर केस दुरुस्त है तो, और अगर वो नहीं कर सकी तो फिर 90 दिन में भी आप बात करें जी ताहिर साहब जी। ये है, आपको याद होगा आपको हुकूमत में आए अभी 2 महीने, पहली प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में मैंने ये क्वेश्चन उठाया था एनसीए वाली अमाउंट का। आपने भी उसके बाद उनके पेपर ले आए, कैबिनेट की चीज़ ले आए कि आपने अभी इनके खिलाफ क्यों नहीं FIR कराई, FIA में क्यों नहीं दिया, केस क्यों नहीं किया, कि ये तो एक सरासर जुल्म है कौम के साथ। नहीं देखें, मामला ये है कि इसमें क्योंकि वो एक कैबिनेट से फैसला हुआ था, गो उस वक्त भी ये मालूम हुआ था कि जी वो एक उन्होंने इस तरह से ख़त लहराया और उसके बाद कैबिनेट को भी कुछ नहीं बताया, और कैबिनेट के एक मेंबर ने ये उनसे पूछा भी कि जी हमें बता दें कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आपको बाद में जो है वो बता दिया जाएगा। तो अब इसमें ये है कि ये जिस लेवल पे फैसला हुआ है उस लेवल पे इस मामले को जो है वो उठाया गया है, उसे डीसील किया गया, उसे देखा गया, उसमें जो कुछ था वो जिस हद तक कैबिनेट ने अलाउ किया वो आपके जो है वो बात इल्म में लाई गई है। अब उसके ऊपर एक कमेटी बनी है, वो कमेटी जो है वो सारे इन जो कानूनी तकाज़े हैं उनको बरूए कार लाते हुए जो है उसके रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को पेश करेगी। तो इसमें कैबिनेट जो डिसीजन करेगी और जिस डिपार्टमेंट को, वो नैब है, वो FIA है, एंटी करप्शन है, जो भी उसका लेवल है, तो उसके ऊपर यकीनन इंक्वायरी भी होगी, FIR भी होगी, और उसके बाद जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो गिरफ्तार भी होंगे और वो प्रोसिक्यूशन फेस राणा साहब, आपने नैब रिकवरी के हवाले से कहा कि उन्होंने ज़्यादा जितनी रिकवरी की है वो नैब अफसरान की जेब में ज़्यादा पैसे किए हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैंने बात की। जिन अफसरान के एसेट बयान मीन्स हैं, आमदनी से ज़्यादा ज़राए उनके पास दौलत है, क्या आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? दूसरा, TTP के साथ जो मुज़ाकरात आपके जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उनको कौमी धारे में लाने के लिए भी, जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंट की छतरी और आईन पाकिस्तान, तो क्या उनको कौमी धारे में लाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक तजवीज़ कह लें या एक राय कह लें, ये तो मौजूद है कि ऐसे लोगों को जिनको बहकाया गया और जिनको जो है वो रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उनमें से कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि जिनका जुर्म जो है, जिनका किरदार जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, अब उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वापस नहीं लाना चाहिए, या क्या उनको उसी जगह पे इस मकसद के लिए या उन हालात के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए कि वो कल को जो है वो भी बड़े होकर जो है वो उसी माहौल में आगे पले बढ़े और वो भी दहशतगर्द बन जाए। तो इसलिए इसमें एक राय मौजूद है कि उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना हथियार जो है वो रखें और जो है वो एक शरीफ शहरी के तौर पे, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे लॉ, कानून और आइन को तस्लीम करते हुए जो आगे सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बने। लेकिन ये चीज़ें जो हैं जी, देखें, नैब अफसरान के हवाले से जो है, देखें, नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। उसके चेयरमैन का फ़ैसला जो आने वाले 1-2 रोज़ में हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा नैब का चेयरमैन आएगा जो न सिर्फ वहाँ पे इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो पूरा करेगा, बल्कि नैब के अंदर जो मौजूद खराबियाँ हैं उनको भी दूर करेगा। राणा साहब, ये बता दें कि मैडम जी बैठ रही हैं, कुछ अदवियात के मामला थे, उसमें अरबों रुपए की करप्शन के हवाले से आपने बात में बताया, अभी भी आपने बहुत सारी चीज़ें गिनी हैं, फर्राग होगी और इनके जो फ्रंट मैन थे, क्या हुकूमत इनके खिलाफ कोई रेफरेंसेस, मुकदमा जिस तरह माजी में आप भुगतते रहे हैं, क्या इनको उनका सामना करना पड़ सकता है? तैयारी कर रही है हुकूमत? नहीं, देखिए, जब आप बात इस तरह से आप करते हैं ना, तो आप शायद ये आपकी बात से या इन बातों से ये तसर होता है कि जी क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ हुआ है तो लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ करेंगे। देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ जो हुआ, जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई,
और इन्होंने जो है वो झूठे मुकदमात बनाए, और अब इतने बेशर्म और ढीठ हैं कि उन झूठे मुकदमात की बुनियाद के ऊपर हमें कहते हैं कि जी देखिए जी इनके खिलाफ मुकदमात हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ मुकदमात हैं। ओ भाई ये झूठे मुकदमात आपने बनाए, ये मुकदमात जो है ये वापस होने चाहिए, ये मुकदमात जो हैं इनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होनी चाहिए। और हम ये अदलिया से और मोअज़्ज़ज़ जो हमारा बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इन मामलों को देख रहा है, हमारी उनसे ये सदा है कि आप जिन लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, या जो लोग आपके स्टे के ऊपर अभी तक वो प्रोसिक्यूटर के तौर पे बैठे हैं या दूसरी पोजीशन पे बैठे हैं, आप उनकी उनको ज़रा देखें तो सही ना कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने इनको लगाया और किस तरह से जो है वो इनको जो है वो कौमी ख़जाने से जो है वो, अब एक आदमी जो इस्लामाबाद बार का मुंतखब सदर था, उस आदमी ने अपने ज़मीर का सौदा किया और अपने उस अहदे को जो है वो उसका सौदा किया और 1 करोड़ रुपया लेके मेरे ख़िलाफ़ केस में जो है वो वहाँ पे जाके जो है वो खड़ा हो गया। ऐसे बेज़मीर लोगों को जो है वो अगर अदालत के स्टेटस को या स्टे के ऊपर जो है वो उस बात के ऊपर, उस मकाम के ऊपर रखा जाए कि इन लोगों को जो है ना हटाया जाए, ना इनको पूछा जाए, और हर तारीख पेशी की भी जो है वो लाख लाख रुपया जो है वो अलहदा फ़ीस लें और आने जाने का जो है वो ख़र्चा जो अलहदा लें, तो ऐसी जो खराबियाँ हैं इनके ऊपर जो है वो हम बात भी कर रहे हैं और इनको बेहतर अंदाज से जो है वो डील भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कोई इंतकामी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, हमें इस बारे में कोई जल्दी नहीं है। अब मुन्नस इलाही साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केस जो है, अगर उस केस में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता तो उसकी भी जस्टिफिकेशन जब वो मौजूद थी, लेकिन हमने सुन ले हमने उनको मौका दिया है, वो अपने जो है वो क्वेश्चंस को आंसर करें, उनका वो सवाल मौजूद हैं, जवाब मौजूद हैं, आप ख़ुद देखिएगा, उसके ऊपर जो वो फैसला कीजिएगा। तो इसलिए जो कोर्स ऑफ लॉ है, जो प्रोसेस है, वो तमाम चीज़ों पे, वो फरा गोगी साहबा के केसेस हों, वो अपना जुल्फ़ी बुखारी साहब के केसेस हों, या बाकी जो लोग इनके फ्रंट मैन के तौर पे, ये आमर कियानी साहब जो किसी बड़े घर में बैठ के इन्होंने 5 बिलियन, जो उस वक्त की बात है कि जो इन्होंने 5 अरब रुपया वसूल किया था ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उन्होंने पूरे मुल्क से इकट्ठा किया, सारे लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे करके इसे दिए, और ख़ुद इन्होंने तस्लीम भी किया कि इसमें करप्शन हुई है, फिर उसको हटाया, बाद में उसको दोबारा ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद हैं, और जो मुतल्लका अदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं इस बारे में, वो सारी जो है वो इस बारे में अपना जो है वो प्रोसेस कर रही हैं। लेकिन हम इस बात को मुनासिब नहीं समझते कि हम हर केस के बारे में जो है वो आप वही तर्ज़ अमल इख्तियार करें कि हम लेके आएँ कि जी ये कागज़ देखें, ये कागज़ देखें। ये सारे मामला हो रहे हैं, जिहीं वो अदारे जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। इस वक्त जो बात वही होती है, जो वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दें कि जी ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, और जो बात हम करते हैं आज 10 दिन हो गए हैं, ये दें उस बात का जवाब, उस जवाब ना इनके पास है ना ये देंगे। सनाउल्लाह साहब तो आपने प्रिंसिपल बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट जो टीडीपी से मुज़ाकरात हैं, सर कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सैकड़ों लोगों के कातिल लोगों को शहीद किया गया, उनके कैदियों को रिहा करने का डिमांड की जा रही है, तो आइन इसकी इजाज़त देता है। दूसरा आपने कहा कि 10 दिन हो गए, इमरान खान ने मलिक रियाज वाले केस का अभी तक जवाब नहीं दिया, आपके पास भी 10 दिन हो गए, आपने सबूत दिखाए थे हमें सबको, आप लोगों ने क्या किया, कानूनी कार्रवाई आपने किस किस्म की? नहीं देखिए, जो सबूत आपको दिखाए थे वो नाकाबिल तरदीद हैं, और वो बाकायदा जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके सामने जो है वो पेश किए गए। उसका जवाब जो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं दिया, ये इन 10 दिनों में उन्होंने मेरा ख्याल है कि 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इधर उधर की सारी बातें उन्होंने की हैं। कभी वो नैब का जो है वो अमेंडमेंट्स का बयानिया, कभी खुर्रम दस्तगीर साहब की बात, तो सारी चीज़ों को लेके चले हैं, लेकिन इसका उन्होंने जवाब जो है वो नहीं दिया। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एज़ गवर्नमेंट तो हमने इसमें कुछ नहीं करना। जो अदारे हैं, FIA है, बाकी जो अदारे हैं जो करप्शन के मामलात को डील करते हैं, नैब है, वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में उनकी ज़िम्नियाँ जो है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो हमने आगे यहाँ पे नहीं पढ़नी, ना उनको ये इजाज़त है कि आप हर ज़िम्नी जो है वो उसको लीक करें।
वो जब तफ्तीश अपनी मुकम्मल कर लेंगे, जिसको गुनाहगार ठहराएंगे वो भी जो है वो आपके सामने बात आ जाएगी, अगर कोई नहीं गुनाहगार ठहरेगा तो वो भी सामने आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने अब फैसलाबाद की बात की है, वहाँ पे वो 1 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये फ़राग होगी साहब निकल आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर किसी जगह पे एंटी करप्शन, किसी जगह पे FIA और कुछ जगहों पे नैब जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किए हुए है। उसका जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा वो उसे आपको इन्फॉर्म कर दिया। मैंने प्रेस रिलीज दे दी आपको, प्रेस रिलीज आ गई आपको तफसीली। सवाल खत्म हो जाए ना फिर आपका। जी शाकिर, आज की कोलिशन में जो आप 2 कोलिशन जमाते हैं, पीपल्स पार्टी और MP, उनकी लीडरशिप डायरेक्ट विक्टिम रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। तो आज की इस ब्रीफिंग में एक तो उनकी तरफ से शामिल कौन था और एक कलेक्टिव राय क्या थी? क्या पार्लिमानी पार्टीज के रहनुमा इससे मुतमईन थे और उनकी तरफ से कोई बहुत इस तरह का एतराज़ तो नहीं आया पीपल्स पार्टी और MP की जानिब से? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आसफ अली जरदारी साहब ख़ुद मौजूद थे वहाँ पे, और बाकी जमातों की भी जो है वो मेन लीडरशिप में से लोग वहाँ पे मौजूद थे। और जो अस्करी क़यादत है उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, उन्होंने तो सिंपल और एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो ब्रीफ किया सबको। उन्होंने तो अपनी किसी राय का जो है वो इज़हार नहीं किया और ना ही जो है वो किसी चीज़ का जो है वो उन्होंने डिमांड किया। उसके बाद जब फिर पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप ने बात की है तो उसमें जो आसफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने जो बात किया वो पूरी तरह से इस बात के हक़ में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए, और डायलॉग के नतीजे में जो है वो जो भी पेशरफ्त हो उसके ऊपर ना सिर्फ पार्लिमानी कमेटी जो आज वहाँ पे मौजूद थी, बल्कि उनकी ये तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की जो है वो ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए, और ये सारा मामला जो है अंडर दी ओनरशिप एंड गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर अस्करी क़यादत भी पूरी तरह से जो है वो मुतफिक थी, बल्कि उनका भी यही कहना था कि इसकी ओनरशिप जो है वो पार्लियामेंट को लेनी चाहिए और ये अंडर दी गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें जो है वो आगे जो है वो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई वहाँ पे डायलॉग से मुतल्लक जो है वो इतराज़ तो नहीं है, लेकिन जब एक डायलॉग जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर दी लॉ है, तो उसके ऊपर फिर एतराज़ करने की गुंजाइश भी बहुत जो है वो कम रह जाती है। तो ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ही सारा होगा, और अगर कोई बात जिस तरह से आपने की है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है तो नहीं होगी वो बात। अगर कोई मुतालबा वो अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं उसके ऊपर बात ही नहीं होगी। जी हाँ जी, ये मुज़ाकरात शुरू हुए जी के साथ, और उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि हम भी इस बात के हक में प्रेस इशू कर दी में TTP को लाया जाए। आज की ब्रीफिंग में क्या ये बताया गया है कि उनके जो ताल्लुकात थे जिसमें वो रिहाई थी उन लोगों को, कितने लोग अब तक अभी तक है ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं इस किस्म की। जी जी सुन लें जी इसमें ज़िमनी भी शामिल कर ज़िमनी क्या जी कि पार्लियामेंट ने माजी में इसी मामले पर 62 नुकाती सिफारिशात मुरतब की थी और आपकी पार्टी पेश थी, उसको ये कहकर रद्द कर दिया गया था कि पार्लियामेंट की सिफारिशात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। किसने कहा? माजी में आप उठा के देख लें, इस पे काम हुआ था माजी में। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट फैसला करेगी या रिकमेंडेशन करेगी? शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो गाइडेंस देगी और उस गाइडेंस में जो है वो मामला जो है वो आगे जो है वो बढ़ेंगे, और इसमें जो है वो कोई शक नहीं है कि जो मुज़ाकरात अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, अंडर दी लॉ होंगे, तो उन पे ऊपर जो है वो किसी को एतराज़ इसलिए नहीं हो सकता कि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। तो उसके बाद तो फिर कोई एतराज़ वाली जो है वो बात जो है वो रह नहीं जाती। जी इस बारे में मैंने चेक तो नहीं किया। अगर किसी अदारे ने या किसी एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रही है, अगर उन्हें कोई एप्रीहेंशन हुई और उन्होंने अपना वजारत दाखिला को ये लिखा कि इनको ECL पे रखा जाए और ये जाके कहीं वहीं ना रह जाएं, तो फिर जो है वो उन्हें
ECL पे जो है वो रखा जा सकता है। तो बाकी फ़िलहाल तो उनका स्टेटस आपके सामने ही है कि वो अब अमेरिका से शुरू हुए हैं तो अब आगे न्यूट्रल के ऊपर आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल ने मुझे कहा था, मेरे साथ वादा किया था कि जी हम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे। तो इसे कोई पूछे कि जब तुमने ये न्यूट्रल से कहा था और उन्होंने आपसे वादा किया था कि हम वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएंगे, आप उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, आप एक सियासी जमात के इतने बड़े जो है वो रहनुमा थे, तो आपको उस वक्त ये शर्म, ये ख्याल नहीं आया कि वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बना सकते थे? ये जो आपने उनकी बात के ऊपर जो है वो यकीन किया और अब आप बैठ गए और अब आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा था नहीं बनाएंगे तो उन्होंने जो है वो बना दिया है। तो ये अब जो है मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद ही इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि आपकी कौन सी बात सही है, आपको जो है वो कौन सा बयानिया जो है, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है, ये इस बात के ऊपर आपका अब एतमाद है या आपका बेस है कि आपको निकाला गया, या वो जो आप अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश लेके चले थे। थैंक यू वेरी मच।